प्रकरण तीसरा, अंतःसाक्षित्व विद्या। पर योग शास्त्री जी हमको मकान के भीतर अपने आसन के पास ले गए, परंतु हमारे साथ वासुदेव शास्त्रों और उनके चिरंजीव नारायण को ले जाने से आपने इनकार किया। हमने वासुदेव शास्त्री से कहा कि यह शर्त हम मंजूर किए लेते हैं, अगर हमको इनके अंतःसाक्षित्व से संतोष हुआ तो आप हमारे बाद इनसे जो कुछ पूछना हो पूछ आइएगा। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पूछना, हम इनसे पहले ही से परिचित हो चुके हैं। अस्तु। हम योग शास्त्री जी के आसन के पास बैठे। वह कुछ ध्यानस्थ से हुए और हमारे भविष्य से संबंध रखने वाली बातें कहने लगे। हमने सुनकर कहा कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी विद्या में हमारी श्रद्धा उत्पन्न करें, तब आप आगे होने वाली बातें कहें। ऐसा करने से आपकी उक्तियों में हमें अधिक विश्वास होगा। इस पर वह किसी तरह राजी हुए। तब हमने फारसी के चु अज कौमे यके वेदानिसी कई न कहरा मंजिलत मानदन मेहरा इस मिसरे को याद किया और कहा कि बतलाइए हमारे मन में किस भाषा का कौन सा पद्य है। यह एक ऐसा पद्य था जो उन योगी राज जी पर भी विलक्षण तरह से घटित होता था। इसका हमने कई मिनट तक मनन किया, पर वह महात्मा इसे न बता सके। इस प्रश्न के उत्तर में वह बेतरफ फेल हुए। तब हमने उनसे ये प्रश्न किए। पहला, हमारे कितने विवाह हुए हैं? दूसरा, हमारी कितनी स्त्रियां इस समय जीवित है? तीसरा, हमारे संतति कितनी हुई? कितने लड़के, कितनी लड़कियां? चौथा, उसमें से कितनी इस समय विद्यमान है? 1000 प्रयत्न करने पर भी योग शास्त्री जी इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर न दे सके। जब उनके उत्तर बहुत ही अंड-बंड होने लगे, तब हमने उनसे कहा कि आपके इतने ही उत्तर काफ़ी है। और भी हमने कई प्रश्न किए, पर वह बराबर फेल ही होते गए। उस समय उनके मन की क्या हालत हुई होगी यह तो वही जानते होंगे, पर अपनी असामर्थ्य के प्रमाण में उन्होंने हमारा रुपया वापस कर दिया। हमारे बहुत कहने पर भी उन्होंने उसे न लिया। इस असामर्थ्य का कारण उन्होंने यह बतलाया कि आज हमने सुबह से कई आदमियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है, इससे हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति क्षीण हो गई है। उन्होंने हमसे वादा किया कि उसी दिन रात को 8 बजे वह हमारे मकान पर पधारेंगे और हमारे जन्म पत्र को देखकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। रात को 11 बजे तक हमने उनका रास्ता देखा, पर आप नहीं पधारे। दूसरे दिन सुबह हमको खबर मिली कि योग शास्त्री जी महाराज रात को 12 बजे की रेल से भोपाल के लिए रवाना हो गए। परंतु सबकी हालत ऐसी नहीं होती। सबकी विद्या उत्तर देते देते क्षीण नहीं हो जाती। जो लोग थियोसॉफी समाज की थियोसॉफिस्ट नामक सामयिक पुस्तक के नियमित पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कम्बरलैंड साहब के दिखलाए हुए अंतःसाक्षित्व विद्या संबंधी चमत्कारों का वर्णन पढ़ा है, जिन्होंने अमेरिका के डॉक्टर डाइस के अलौकिक कृत्यों का समाचार सुना है, वे जान सकते हैं, वे कह सकते हैं, वे विश्वास कर सकते हैं कि इस भूमंडल से अंतर्ज्ञान विद्या का बिल्कुल ही लोप नहीं हो गया। अब भी उसके विद्यमान होने के प्रमाण कहीं कहीं मिलते हैं, परंतु हाँ, बहुत विरल मिलते हैं। इस समय हिंदुस्तान में भी इल्म गैब का जानने वाला एक प्रसिद्ध पुरुष है। उसकी अंतर्ज्ञान विद्या बहुत बढ़ी चढ़ी है। 1892 ईस्वी सन में यह पुरुष जीवित था। मालूम नहीं अब वह है या नहीं। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष की थी। इससे कह सकते हैं कि वह बहुत करके अब तक जिंदा होगा। अस्तु, हम उसे जिंदा ही समझकर उसके विषय में 2-4 बातें लिखते हैं। इस पुरुष का नाम गोविंद चेट्टी है। वह मद्रास होते के कुंभकोण नगर से 6 मील पर वलिंगमन नामक गांव में रहता है। कुंभकोण साउथ इंडियन रेलवे का एक स्टेशन है। गोविंद चेट्टी की मातृभाषा तमिल है। वह संस्कृत भी थोड़ी जानता है। उस प्रांत में उसका बड़ा नाम है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान को सामने रखा हुआ देखता है, अर्थात वह त्रिकालज्ञ है। एक बार उसके विषय में थियोसॉफिस्ट में एक लेख छपा था। दिया उसे उसने अपने कमरे से निकल जाने को कहा और उसके प्रश्नों का उसने उत्तर नहीं दिया। जब इस महाराष्ट्र पंडित की बारी आई, तब इससे गोविंद चेट्टी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए और क्या चाहते हो। इसका उत्तर मिलने पर उसने कहा कि यदि मैं तुम्हारी सब बातों का ठीक ठीक जवाब दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे।
महाराष्ट्र गृहस्थ ने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी कीर्ति को महाराष्ट्र देश भर में फैलाऊंगा और यथाशक्ति आपको कुछ दूंगा भी। कुछ देर तक विचार करके चेट्टी ने आगंतुक पंडित के स्वभाव, आचरण और विद्वत्ता आदि की तारीफ की। फिर उन्हें वह अपने खास कमरे में ले गया। वहां उसने पूछा कि तुम्हारे प्रश्न कहाँ हैं? पंडित ने कहा कि वे हमारी डायरी में लिखे हुए हैं और वह डायरी हमारे इस बैग के भीतर है। यह सुनकर गोविंद ने चौथाई तख्ते कागज पर पेंसिल से उन प्रश्नों का जवाब लिखना शुरू किया और बिना रुके या बिना किसी सोच विचार के वह अंधाधुंध लिखता ही गया। इस बीच में वह पृष्ठा से कभी सामने पड़ी हुई कौड़ियों को कहता था छुओ, कभी किसी पुस्तक के किसी अक्षर पर कहता था हाथ रखो, कभी कुछ करता था कभी कुछ, और यह सब करके वह तरह तरह के चमत्कार दिखलाता जाता था। अंकों का जोड़ लगवाकर वह बतला देता था कि वह इतना हुआ या वह अमुक संख्या से कट जाता है या उसमें अमुक अंक इतनी दफ़े आया है, पर इतना करके भी वह अपने हाथ के कागज़ को बराबर रंगता ही जाता था। दोनों काम उसके साथ ही होते थे। जब वह उस कागज़ के दोनों तरफ लिख चुका तब उस पर उसने उस पंडित के दस्तखत करवाए और उसने उस दुभाषिए के हवाले किया। तब उसने वे लिखे हुए प्रश्न मांगे। पंडित महाशय ने अपना हैंडबैग खोला और अपने प्रश्न गोविंद चेट्टी को उन्होंने सुनाए। उनका अनुवाद दुभाषिए ने तमिल में किया। उनमें से कुछ प्रश्न ये थे। पहला, मेरी स्त्री का नाम क्या है? दूसरा, मेरा पेशा क्या है? तीसरा, मेरी कविता कौन है? चौथा, मेरे मन में फूल कौन है? पांचवा, मेरे मन में पक्षी कौन है? छठा, मेरी और मेरी स्त्री की उम्र कितनी है? सातवां, जस्टिस महादेव गोविंद रांडे इस समय क्या कर रहे हैं? सब प्रश्न सुनकर गोविंद चेट्टी ने कहा कि मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तुम उस कागज को पढ़ो जिसे मैंने तुम्हारे दुभाषिए के सुपुर्द किया है। याद रखिए, प्रश्न बतलाए तक नहीं गए, पर उनका उत्तर पूछने वाले के दस्तखत के रूप में सील मोहर होकर पहले ही से तैयार हो गए। दुभाषिए ने उत्तरों को एक एक करके पढ़ना और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। फिर क्या था? पूछने वाले पंडित महाराज आश्चर्य, आतंक, भक्ति और श्रद्धा के समुद्र में लगे डूबने उतराने। उनके जितने सवाल थे उन सब का सही जवाब उनको मिल गया। गोविंद चेट्टी की इस अद्भुत अंतः साक्षित्व विद्या को देखकर वह चकित हो गए और पत्रा पुष्प तुल्य 5 रुपये उसके सामने रखकर वह उस अलौकिक ज्योतिषी से विदा हुए। उनकी इस भेंट को गोविंद चेट्टी ने प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। परोक्षदर्शिता का यह उदाहरण इस देश का है। यूरोप में भी ऐसे ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। इस समय यूरोप में कम्बरलैंड साहब का बड़ा नाम है। वह कहते हैं, मुझ में कोई ऐसी अद्भुत शक्ति नहीं जो औरों में न हो। किसी सिद्धि, किसी अलौकिक विद्या के बल से हम दूसरे के दिल का हाल नहीं मालूम करते। जो शक्ति हम में है वह और भी बहुत आदमियों में होती है और यदि वे कोशिश करें तो वे भी दूसरों के मन की बातें जान सके। दूसरों के ख्याल जान लेना एक प्रकार की बहुत सूक्ष्म स्पर्शन शक्ति पर अवलंबित है। जब कोई आदमी कुछ ख्याल करता है, किसी चीज़ की भावना करता है, तब उस पर कुछ ऐसे चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे उस ख्याल का पता लग जाता है। भावना की गई उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है। कोई आदमी बिना इस तरह के चिन्हों को प्रकट किए किसी वस्तु पर अपना चित्त स्थिर, बादशाहों और रानियों आदि के सामने जो परीक्षाएं दी है, जो कौतुक दिखाए हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन आजकल पियर्सस मैगजीन में छप रहा है। एक दिन कम्बरलैंड साहब पियर्सस मैगजीन के दफ्तर में पधारे। वहां आपकी परीक्षा हुई। एक आदमी से कहा गया कि वह कल्पना करे कि उसके किसी अंग में दर्द हो रहा है। उसने वैसा ही किया। साहब की आंखें रुमाल से बांध दी गई। उन्होंने उस आदमी का हाथ पकड़ा। पकड़ते ही उसके शरीर में वैद्युतिक धारा सी बही। उनका हाथ पहले कुछ इधर उधर घूमा, फिर उन्होंने फौरन ही उस आदमी के बाएं कान का निचला हिस्सा पकड़ लिया। बस वही उस आदमी ने दर्द होने की मन में भावना की थी। इस बात को देखकर देखने वाले अचरज में आ गए। वे चकित हो उठे। वहाँ पर उस समय एक और आदमी बैठा था। उससे कहा गया कि तुम भी किसी चीज़ की भावना करो। उसने एक चीज़ की तस्वीर की भावना करनी चाहिए। सफ़ेद कागज़ का एक मोटा तख्ता दीवार पर लगा दिया गया। कम्बरलैंड साहब ने उस आदमी का हाथ अपनी कलाई पर रखा और उससे कहा
कि तुम कागज की तरफ देखो और भावना करो कि तुम उस पर अपनी भावित वस्तु की तस्वीर खींच रहे हो। उसने वैसा ही किया। वह उधर उसकी भावना करने लगा या इधर हाथ में पेंसिल लेकर उस भावना का चित्र उतारने लगे। 1 मिनट में यह परीक्षा पूरी हो गई। देखा गया तो मालूम हुआ कि वह चित्र सड़कों पर गड़े हुए एक लालटेन का था। उसी की भावना उस मनुष्य ने की थी, परंतु उसे सोचते समय उसके ब्रैकेट का ख्याल बाल उसे नहीं रहा था। इससे साहब ने जो तस्वीर बनाई उसमें भी ब्रैकेट न था। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर सब लोग हैरत में आ गए। इनके सिवा और भी कई प्रमाण उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान के दिए। यूरोप के धन कुबेर राथस चाइल्ड के यहाँ एक दिन जलसा था। हमारे स्वर्गीय राजेश्वर एडवर्ड सप्तम भी उसमें शरीफ थे। कम्बरलैंड साहब भी वहाँ उस समय हाजिर थे। राजेश्वर ने उनके अंतर्ज्ञान की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने लंका में मारे गए एक बिना पूंछ के हाथी की भावना की। कम्बरलैंड ने तत्काल ही उसका चित्र खींच दिया, पर पूंछ उन्होंने नहीं बनाई। पूछने पर मालूम हुआ कि राजेश्वर ने पूंछ की भावना ही नहीं की थी, क्योंकि वह उस हाथी के थी ही नहीं। हमारे राजेश्वर की महारानी अलेक्जेंडर एक दफ़े डेनमार्क में अपने पिता के यहाँ थी। वहाँ भी किसी मौके पर कम्बरलैंड साहब पहुँचे। महारानी ने महल के किसी दूसरे हिस्से में रखे हुए एक फ़ोटो की भावना की और यह चाहा कि कम्बरलैंड साहब उसे वहाँ से उठा लाए। साहब ने कहा, बहुत अच्छा। वह ग्रीस के शहजादे जहाज के साथ फौरन वहाँ गए और उस फोटो को लाकर उन्होंने उसे महारानी के हाथ में दे दिया। इस अलौकिक शक्ति को देखकर सब लोग स्तंभित से हो गए। एक दफ़े रूस के जार ने एक रूसी शब्द की भावना की। कम्बरलैंड साहब रूसी भाषा बिल्कुल ही नहीं जानते, परंतु उस शब्द को उन्होंने तद्वतः लिख दिया। कम्बरलैंड साहब ने ऐसे ही अनेक राजा महाराजा और धनी मानी आदमियों के मन की बातें बतलाकर, लिखकर, चित्र द्वारा खींचकर अपनी अद्भुत अंतर्ज्ञान विद्या की सत्यता को सिद्ध कर दिखाया है। मुख्य प्रश्नों का उत्तर देने और मन की बात बतलाने में केरल प्रांत के ज्योतिषियों का इस देश में बड़ा नाम रहा है। सुनते हैं अब भी वहाँ इस विद्या के अच्छे अच्छे पंडित पाए जाते हैं और भी कहीं कहीं ऐसे ऐसे अंतर्ज्ञानियों का नाम सुन पड़ता है। शाही जमाने में लखनऊ में भी इस तरह के आदमी थे जो दूसरे के मन का हाल बतला देते थे। कोई 20 वर्ष हुए हमारे मित्र बाबू सीताराम को लखनऊ में ऐसा ही एक वृद्ध मनुष्य मिला था। वह इनसे बिल्कुल अपरिचित था, परंतु वह इनका पुराना इतिहास सब बतला गया और इनके मन की बातों को उसने इस तरह सही सही कहा मानो वह इनके हृदय के भीतर घुसकर उनको मालूम कर आया हो। लोगों का विश्वास अब इस विद्या से उठता जाता है, क्योंकि इसके अंदर धूर्तता अक्सर छिपी हुई मिलती है। अप्रैल 1905।